हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बेसिक हिंदी के आज के इस नए लेक्चर में। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रश्न, जो कि हमारी कक्षा 10th की बुक में दिया है। इससे जो पहले वाला लेक्चर था उसमें हम लोगों ने क्लास 9th की बुक का कवर कर लिया था। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन। इसमें टोटल केवल 114 क्वेश्चन दिए हुए हैं, हम लोग पूरा इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर इस वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग यहाँ से आ चुके हैं अपने नोट्स के ऊपर। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पूरे 114 क्वेश्चन इस नोट्स में लिखे हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन आ जाता है कि रीत काल की कहीं 4 प्रवृत्तियों के नाम लिखिए। रीत काल की कोई 4 विशेषताएं बतानी हैं। तो हमारा पहला हो जाता है रीत निरूपण, दूसरी हो जाती है श्रृंगारिकता, तीसरा हो जाता है नारी सौंदर्य का चित्रण और चौथा हो जाता है कवियों द्वारा राजाओं की प्रशंसा। नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि सगुण भक्ति शाखा के 2 प्रसिद्ध कवियों के नाम लिखिए तथा उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो सगुण भक्ति धारा के 2 प्रसिद्ध कवि हो जाते हैं। पहले हो जाते हैं तुलसीदास, जिनकी रचना है रामचरितमानस, और दूसरे हो जाते हैं हमारे सूरदास। सूरदास जी ने लिखा है सूरसागर। नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन आ जाता है कि हिंदी पद्य साहित्य के आधुनिक काल की 4 शाखाओं के नाम लिखिए। मतलब हिंदी साहित्य में जो आधुनिक काल था उसकी 4 शाखाओं के नाम लिखने हैं। तो पहला हमारा हो जाता है भारतीय युग, दूसरा हो जाता है द्विवेदी युग, तीसरा हो जाता है छायावादी युग और चौथा हो जाता है प्रयोगवादी। इसके अतिरिक्त आपसे अगर पूछता है तो आप वहाँ पर प्रगतिवादी युग और नई कविता का युग, ये 2 चीज़ें भी बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारा चौथा क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक रचना के कवि का नाम लिखना है। यहाँ पर एक रचना के कवि के नाम पूरा पूछा गया है। मैंने यहाँ पर जितने थे उनका सबका लिख दिया गया है, तो आप किसी एक को लिख सकते हैं। तो हमारा साहित्य लहरी है, उसके राइटर हो जाते हैं सूरदास। लोकायतन को लिखा है सुमित्रानंद पंत जी ने, रश्मि को लिखा है महादेवी वर्मा जी ने, और त्रिधारा को लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान ने, और जमीन पक रही है इसको लिखा है केदारनाथ सिंह जी ने। नेक्स्ट हमारा 5वां नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि साकेत, गीतावली, स्वप्न ग्रंथि में से 2 के रचनाकारों के नाम लिखिए। मैंने यहाँ पर चारों को लिख दिया है। साकेत को लिखा है मैथिली शरण गुप्त जी ने, गीतावली को लिखा है तुलसीदास जी ने, स्वप्न को लिखा है रामनरेश त्रिपाठी जी ने, और ग्रंथि को लिखा है सुमित्रानंद पंत जी ने। नेक्स्ट हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन आता है कि कबीर और जायसी के अतिरिक्त एक एक रचना का उल्लेख कीजिए। कबीर दास जी की एक रचना है बीजक और जायसी की रचना है पद्मावत। पद्मावत को लिखा है जायसी जी ने। हो सकता है आपको वीडियो की स्पीड थोड़ी तेजी लग रही है, क्योंकि टोटल 114 क्वेश्चन हैं तो पूरे इस वीडियो में कवर करने हैं। तो मैथिली शरण गुप्त जी और अयोध्या सिंह उपाध्याय की एक एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। तो मैथिली शरण गुप्त जी की एक रचना हो जाती है साकेत। साकेत के अलावा इन्होंने लिखा है पंचवटी, द्वापर, ये सही रचनाएं मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओज की रचना हो जाती है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास क्या है? यह एक महाकाव्य है। आपसे कभी कभी ये भी पूछ सकता है किसी एक महाकाव्य का नाम लिखिए, तो आप वहाँ पर प्रिय प्रवास को लिख सकते हैं। ये एक महाकाव्य है और साकेत भी एक महाकाव्य है। नेक्स्ट हमारा 8वां नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि हिंदी खड़ी बोली में काव्य रचना करने वाले किन्हीं 2 प्रमुख कवियों का नाम बताइए तथा उनकी एक एक रचना का उल्लेख कीजिए। आपको यहाँ पर हिंदी खड़ी बोली में जो रचना किए हैं उनके 2 कवियों के नाम बताने हैं तथा उनकी एक एक रचना का नाम बताना है। तो हमारे पहले कवि हो जाते हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की एक रचना है कंकाल, और हमारी दूसरे कवि हो जाते हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जी ने लिखा है दीपशिखा। नेक्स्ट हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन आता है कि प्रगतिवादी युग की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। आपको यहाँ पर प्रगतिवादी युग की 2 विशेषताएं बतानी है। तो हमारी पहली विशेषता हो जाती है शोषितों के दीनता का चित्रण, और दूसरी विशेषता हो जाती है धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था। नेक्स्ट हमारा 10वां नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास का काल विभाजन लिखिए। मतलब कि हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। तो हमारा पहला था आदिकाल। आदिकाल कब से कब तक माना जाता है? वो 743 ईस्वी से लेकर 1343 ईस्वी तक माना जाता है। दूसरा हमारा आ जाता है भक्तिकाल, जिसका पूर्व मध्यकाल भी नाम है, तो इसको 1343 ईस्वी से लेकर ये 1643 ईस्वी तक माना जाता है। तीसरा हमारा आता है रीतकाल। रीतकाल 1643 ईस्वी से लेकर 1843 ईस्वी तक माना जाता है। इसका दूसरा नाम उत्तर मध्यकाल भी है। हमारा लास्ट आ जाता है आधुनिक काल। आधुनिक काल 1843 ईस्वी से शुरू हुआ और ये आज तक चल रहा है, मतलब अभी भी आधुनिक काल चल रहा है। नेक्स्ट हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन आता है कि आदिकाल के किन्हीं 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर आदिकाल की 2 विशेषताएं बतानी है। तो हमारी पहली विशेषता हो जाती है युद्धों के सजीव वर्णन, और दूसरी हो जाती है आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। तो ये आदिकाल की 2 विशेषताएं हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि प्रगतिवादी कविता में 2 प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। मतलब प्रगतिवादी कविता की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां बतानी हैं तथा उनके 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। यहाँ पर उनके 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखने हैं। तो हमारी विशेषता हो जाती है पहली शोषकों के दीनता का चित्रण, और दूसरा हो जाता है धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था, जो कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। और इसके 2 प्रमुख कवियों की बात करें तो हमारे पहले कवि हो जाते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, और दूसरे कवि हो जाते हैं सुमंगल सिंह सुमन जी।
नेक्स्ट हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि रीत काल की दो प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए तथा इस काल के दो रचनाकारों के नाम लिखिए। दो रचनाओं के नाम लिखना है और उनके रचनाकारों के नाम लिखना है। तो हमारे पहले कवि हो जाते हैं केशवदास। केशवदास की रचना है रामचंद्रिका, और रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा छंद पाए जाते हैं, इसलिए रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। दूसरे हमारे कवि हो जाते हैं घनानंद। घनानंद जी ने लिखा है सुजान सागर। किसने लिखा है? घनानंद जी ने। नेक्स्ट हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन आता है कि छायावाद की विशेषता पर प्रकाश डालिए। मतलब छायावाद की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, फिर दो प्रमुख छायावादी कवियों का नाम लिखिए। तो हमारी छायावाद की विशेषता हो जाती है रहस्यवादी प्रेम भावना, दूसरा हो जाता है प्रेम एवं सौंदर्य का चित्रण, तीसरा हो जाता है प्रकृति का मानवीकरण। और अगर इसके दो प्रसिद्ध कवियों की बात करें तो हमारे हो जाते हैं जयशंकर प्रसाद जी और महादेवी वर्मा जी। इसकी मैंने आप लोगों को ट्रिक भी बताई थी, प्रणिपम। छायावादी के कवियों को याद करने की ट्रिक बताई थी मैंने आपको, परिनिपम। प्रा से हो जाता है प्रसाद, नी से हो जाता है निराला, पा से हो जाता है पंत और माँ से हो जाता है महादेवी वर्मा जी। तो इस ट्रिक से आप चार कवियों को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन आता है कि आधुनिक काल की प्रयोगवादी धारा का संक्षेप में प्रकाश डालिए। मतलब आधुनिक काल की जो प्रयोगवादी धारा थी उस पर संक्षेप में प्रकाश डालना है। तो प्रयोगवाद का उद्देश्य साहित्य में नवीनता और मौलिकता लाना था। उसका क्या उद्देश्य था? साहित्य में नवीनता यानी कि नए नए चीज़ों का प्रयोग करना और मौलिकता लाना था। पारंपरिक पुराने ढांचों तथा भाषा शैली से हटाकर नए प्रयोगों द्वारा हिंदी साहित्य के विकास को योगदान देना था। मतलब नए नए प्रतीकों एवं नए नए छंदों का प्रयोग करके हिंदी साहित्य को आगे विकास करना था। नेक्स्ट हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि दूसरे तार सप्तक के कवियों के नाम लिखिए। मतलब दूसरे तार सप्तक के कवि कौन कौन से हैं? तो हमारे हो जाते हैं पहले भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, हरिनारायण व्यास, संकुल माथुर, शमशेर बहादुर सिंह। यहाँ पर हमारे हो जाते हैं ये 7 कवि हो जाते हैं दूसरे तार सप्तक के कवि। इसकी मैंने आप लोगों को ट्रिक भी बताई थी जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था प्रयोगवादी युग। इसकी जो ट्रिक होती है VDNRH BDNRH/S²। इसको आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा BDNRH/S²। बी से हो जाता है भवानी प्रसाद मिश्र, डी से धर्मवीर भारती, एन से नरेश मेहता, रा से रघुवीर सहाय, एस से हरिनारायण व्यास, एस से संकुल माथुर और शमशेर बहादुर सिंह। तो BDNRH/R²। इसको आप कोड के रूप में याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन आता है कि आधुनिक काल के 4 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो आधुनिक काल के आप 4 कोई प्रमुख कवियों के नाम लिख सकते हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त। आप 4 कवियों के नाम कोई भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन आता है कि प्रयोगवादी कविता की 2 विशेषताएं लिखिए। तो पहला हो जाता है नए नए प्रतीकों का प्रयोग और दूसरा हो जाता है अतिबौद्धिकता। नेक्स्ट हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि प्रथम तार सप्तक के कवियों के नाम लिखिए। मतलब प्रथम तार सप्तक के कवि कौन कौन से थे? तो हमारे अज्ञेय हो जाते हैं जिन्होंने कि तार सप्तक का संपादन किया। दूसरे हमारे हो जाते हैं गिरजा कुमार माथुर, तीसरे हो जाते हैं नेमिचंद्र जैन, चौथे हो जाते हैं रामविलास शर्मा, पाँचवें हो जाते हैं मुक्तिबोध। मुक्तिबोध का पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध प्रभाकर माछवे, और फिर लास्ट हो जाते हैं भरत भूषण अग्रवाल। इसकी भी मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई थी, अनगिने रामप्रभा। अनगिने रामप्रभा, इस ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हैं 7 कवियों के अनगिने रामप्रभा। इस ट्रिक से आप लोग इसके 7 कवियों को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि हिंदी साहित्य में आधुनिक काल के नामकरण पर विचार कीजिए। मतलब हिंदी साहित्य में जो आधुनिक काल का नाम है उस पर आपको विचार करना है। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, भाषा और शैली में बदलाव, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन, इन सभी कारणों में बदलाव के आधार पर हिंदी साहित्य के 1857 ईस्वी से आगे के काल को आधुनिक काल कहा जाता है। मतलब भारतीय स्वतंत्रता में आंदोलन हुआ था, भाषा और शैलियों में कुछ बदलाव आए, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन भी हुए। इन सारे जो कारणों से थे उसके 1857 ईस्वी के बाद में जो काल चला उसे क्या कहा जाता है? आधुनिक काल। नेक्स्ट हमारा आ जाता है रीत काल के बीर रस की कविता किस कवि ने लिखी है। मतलब रीत काल में बीर रस की कविता किस कवि ने लिखी है? तो इसको लिखा है महाकवि भूषण जी ने। नेक्स्ट हमारा 22 नंबर का क्वेश्चन आता है कि रीत काल की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए तथा 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। रीत काल की आपको कोई 2 विशेषता नहीं बतानी है। तो पहली विशेषता होता है नारी सौंदर्य का चित्रण, दूसरा हो जाता है कवियों द्वारा राजाओं की प्रशंसा। और इसके 2 कवियों के नाम पूछे तो पहले हमारे हो जाते हैं बिहारी और दूसरे हो जाते हैं केशवदास। नेक्स्ट हमारा 23 नंबर का क्वेश्चन आता है कि छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद में से किसी एक के 2 प्रमुख कवि विशेषताएं बताइए। मतलब आपको यहाँ पर छायावाद, प्रगतिवाद या फिर प्रयोगवाद, इन तीनों में से किसी एक के 2 विशेषताएं बतानी है। तो हमने यहाँ पर छायावाद की विशेषता लिखी है। पहला हो जाता है रहस्यवादी प्रेम भावना और दूसरा हो जाता है प्रकृति का मानवीकरण। ये छायावाद की 2 विशेषताएं हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारा 24 नंबर का क्वेश्चन आता है कि महादेवी वर्मा के किसी एक रेखा चित्र का नाम लिखिए। तो महादेवी वर्मा का एक रेखा चित्र है स्मृति की रेखाएं। ये क्या है? रेखा चित्र है और इसको लिखा किसने है? महादेवी वर्मा जी ने।
नेक्स्ट हमारा 25 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि रीत काल को श्रृंगार काल किसने कहा। मतलब रीत काल का जो नाम था दूसरा कि श्रृंगार काल, उसको किसने कहा था। तो श्रृंगार काल कहा था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। रीत काल का श्रृंगार काल नाम किसने रखा था। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। नेक्स्ट हमारा 26 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि रीत काल के दो प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। रीत काल के दो प्रमुख कवि हो जाते हैं बिहारी और केशवदास। नेक्स्ट हमारा 27 नंबर का क्वेश्चन आता है कि रीत काल को अन्य किन नामों से जाना जाता है। मतलब रीत काल के जो दूसरे नाम हैं वो क्या क्या हैं। तो रीत काल को कला काल, श्रृंगार काल, उत्तर मध्य काल, अंधकार काल आदि नामों से जाना जाता है। ये सारे जो नाम हैं वो क्या है, रीत काल के अन्य नाम हैं। नेक्स्ट हमारा 28 नंबर का प्रश्न आता है कि अनामिका और धूप के धान के रचयिताओं के नाम लिखिए। मतलब कि अनामिका और धूप के धान ये दो रचनाएं किसने लिखी है। तो अनामिका को लिखा है निराला जी ने। निराला का पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और धूप के धान लिखा है गिरजा कुमार माथुर जी ने। नेक्स्ट हमारा 29 नंबर का क्वेश्चन आता है कि धर्मवीर भारती किसी एक काव्य का नाम लिखिए। मतलब धर्मवीर भारती के किसी एक काव्य को बताना है। तो है ठंडा लोहा और पनप्रिया। यहाँ पर एक पूछा है, मैंने दूर को लिख दिया है। नेक्स्ट हमारा 30 नंबर का क्वेश्चन आता है कि जयशंकर प्रसाद के दो प्रमुख काव्य ग्रंथों के नाम लिखिए। आपको जयशंकर प्रसाद के दो प्रमुख काव्य बताने हैं। तो पहला हो जाता है कामायनी और दूसरा हो जाता है लहर। कामायनी क्या है, यह एक महाकाव्य है और इसमें टोटल 15 सर्ग पाए जाते हैं। कितने, 15 सर्ग पाए जाते हैं कामायनी में, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है 31 नंबर का क्वेश्चन कि हमारा यहाँ पर छायावादी युग के दो प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। छायावादी युग के दो प्रमुख कवियों के नाम लिखने हैं। तो पहले हो जाते हैं जयशंकर प्रसाद और दूसरे हो जाते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 32 नंबर का क्वेश्चन आता है कि द्विवेदी युग के किन्हीं दो प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। अब द्विवेदी युग के दो प्रमुख कवियों के नाम पूछे तो मैथिली शरण गुप्त और महावीर प्रसाद द्विवेदी। तीसरा आता है 33 नंबर का क्वेश्चन कि लोकायतन के रचयिता कौन है। तो लोकायतन को किसने लिखा है। तो लोकायतन के रचयिता हो जाते हैं सुमित्रानंदन पंत जी। लोकायतन को किसने लिखा है, सुमित्रानंदन पंत जी ने। नेक्स्ट हमारा 34 नंबर का क्वेश्चन आता है कि राम नरेश त्रिपाठी की एक काव्य कृति का नाम लिखना है। राम नरेश त्रिपाठी के एक काव्य का नाम लिखना है। तो मानसी जो था उसको लिखा है राम नरेश त्रिपाठी जी ने। और ये कौन सा संग्रह है, ये एक काव्य संग्रह है। इसको किसने लिखा है, राम नरेश त्रिपाठी जी ने, एक काव्य संग्रह है। नेक्स्ट 35 नंबर का क्वेश्चन आता है कि छायावादी के दो रचना तथा उनके रचनाकारों के नाम लिखिए। तो पहली रचना हो जाती है लहर। लहर को लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने। और दूसरा हो जाता है शांति गीत को लिखा है महादेवी वर्मा जी ने। 36 नंबर का क्वेश्चन आता है कि रामचंद्रिका और ललित लालाम के रचयिताओं के नाम लिखिए। तो रामचंद्रिका को लिखा है केशवदास जी ने और ललित लालाम को लिखा है मतीराम जी ने। नेक्स्ट हमारा 37 नंबर का क्वेश्चन आता है कि भारतीय युग के दो प्रमुख कवियों तथा उनकी एक एक रचनाओं का नाम लिखिए। तो पहले हो जाते हैं हमारे भारतेंद्र हरिश्चंद्र, जिन्होंने लिखा है अंधेर नगरी। दूसरे हो जाते हैं पंडित प्रतापनारायण मिश्र, इन्होंने लिखा है बात को। नेक्स्ट हमारा 38 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि भक्ति काल की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो पहला विशेषता हो जाती है गुरु महिमा का महत्व। दूसरा हो जाता है निराकार ईश्वर की उपासना। नेक्स्ट हमारा 39 नंबर का क्वेश्चन आता है कि आधुनिक काल की प्रमुख प्रवृत्तियों के नाम लिखिए। प्रवृत्तियाँ पूछे या विशेषताएं पूछे, दोनों एक ही बात है। तो पहली विशेषता हो जाती है जागरण सुधार की भावना। दूसरा हो जाता है प्रकृति का मानवीकरण और तीसरा हो जाता है नए नए प्रतीकों का प्रयोग। नेक्स्ट हमारा 40 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि भारत भारती के रचनाकार कौन है। तो भारत भारती को लिखा है मैथिली शरण गुप्त जी ने। 41 नंबर का क्वेश्चन आता है कि छायावाद के चार स्तंभ कौन कौन से हैं। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि इसकी ट्रिक तो थी वो परिनिपम थी। परिनिपम, इस ट्रिक से आप यहाँ पर चारों कवियों को याद कर सकते हैं। इनको क्या कहा जाता है, छायावाद के स्तंभ। प्रा से हो जाएगा प्रसाद, नी से हो जाएगा निराला, पा से हो जाएगा पंत और माँ से हो जाएगा महादेवी वर्मा। जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा, ये चार हो जाते हैं छायावाद के चार स्तंभ। नेक्स्ट हमारा 42 नंबर का क्वेश्चन आता है कि रीतकाल के दरबारी कवियों का मुख्य लक्ष्य क्या था। तो रीतकाल के जो दरबारी कवि थे उनका मुख्य लक्ष्य क्या था, राजाओं की प्रशंसा करना। उनका मुख्य लक्ष्य क्या था, राजाओं की प्रशंसा करना। नेक्स्ट आ जाता है कि रीतकाल का समय निर्धारण क्या है, कब है। मतलब कि रीतकाल का समय कब से कब तक माना जाता है। तो रीतकाल 1643 ईस्वी से लेकर 1843 ईस्वी तक माना जाता है। नेक्स्ट हमारा 44 नंबर का क्वेश्चन आता है कि आधुनिक काल कब से कब तक माना जाता है। तो आधुनिक काल 1843 ईस्वी से शुरुआत हुआ और ये अभी तक, मतलब कि अभी तक चल रहा है। वर्तमान काल में आधुनिक काल चल रहा है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है 45 नंबर का क्वेश्चन कि रीत काल की मुख्य धाराओं के नाम लिखिए। रीत काल की कौन कौन सी मुख्य धाराएं हैं। तो हमारी रीत काल की तीन धाराएं हो जाती हैं, रीतबद्ध धारा, रीत मुक्त काव्य धारा और रीत सिद्ध काव्य धारा। ये तीन धाराएं हो जाती हैं रीत काल की। नेक्स्ट हमारा 46 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि भारतीय युग की समय सीमा क्या है। मतलब भारतीय युग कब से कब तक माना जाता है। तो भारतीय युग हमारा यहाँ पर हो जाता है 1868 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक माना जाता है भारतीय युग। यहाँ पर लिखा है 1868 और ये यहाँ पर लिखा है 1900। 1868 से लेकर 1900 ईस्वी तक माना जाता है भारतीय युग। नेक्स्ट हमारा 47 नंबर का क्वेश्चन आता है कि द्विवेदी युग की समय सीमा क्या है। मतलब द्विवेदी युग कब से कब तक माना जाता है। तो द्विवेदी युग 1900 ईस्वी से लेकर 1922 ईस्वी तक माना जाता है द्विवेदी युग।
48 नंबर का क्वेश्चन रहता है कि प्रगतिवादी युग के दो कवियों तथा उनकी एक एक रचना का नाम लिखना है। आपको यहाँ पर प्रगतिवादी युग के दो कवि का नाम बताना है और उनकी एक एक रचना का नाम बताना है। तो पहले कवि हो जाते हैं सुमित्रानंद पंत जी, इन्होंने लिखा है युगवाणी। और दूसरे कवि हो जाते हैं शिवमंगल सुमन जी, इन्होंने लिखा है प्रलय सृजन। नेक्स्ट हमारा 49 नंबर का क्वेश्चन आता है कि द्विवेदी के किन्हीं दो कवियों के नाम बताइए। मतलब द्विवेदी युग के कोई कवि, दो कवि का नाम बताना है। तो हमारे पहले हो जाते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी और दूसरे हो जाते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओज जी। 50 नंबर का क्वेश्चन आता है कि हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम राष्ट्रीय भावना के दर्शन किनकी रचनाओं में हुए। मतलब जो राष्ट्रीय भावना थी, राष्ट्रवाद था, उस सबसे पहले किनकी रचनाओं में देखने को मिला। तो हमारे यहाँ पर भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की रचनाओं में ही देखने को मिला। नेक्स्ट हमारा 51 नंबर का क्वेश्चन आता है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है। मतलब तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ और हिंदी के दो कवियों के नाम लिखिए। मतलब तार सप्तक के दो कवियों के नाम लिखना है और उसका प्रकाशन वर्ष लिखना है। तो हमारे तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था 1943 ईस्वी में और इसके दो प्रमुख कवि हो जाते हैं अज्ञे जी और डॉक्टर रामविलास शर्मा जी। नेक्स्ट हमारा 52 नंबर का क्वेश्चन आता है कि दूसरे तार सप्तक के संपादक का नाम लिखिए तथा उनके प्रकाशन वर्ष का उल्लेख कीजिए। तो दूसरे तार सप्तक का संपादन 1951 ईस्वी में हुआ था और इसको अज्ञे जी ने किया था। अज्ञे का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। नेक्स्ट हमारा आता है तीसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था। तीसरा सप्तक का प्रकाशन 1959 ईस्वी में हुआ था और इसको भी अज्ञे द्वारा संपादित किया गया था। नेक्स्ट आता है कि हिंदी के दो महाकाव्यों के नाम लिखिए। तो आप कोई भी महाकाव्य लिख सकते हैं, प्रिय प्रवास, कामायनी, साकेत, ये सारे महाकाव्य हैं, इसको आप लिख सकते हैं। तो साकेत और कामायनी को मैंने यहाँ पर लिखा है। नेक्स्ट हमारा 55 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि नई कविता के चार कवियों के नाम लिखिए। मतलब नई कविता के चार कवि कौन कौन से हैं। तो पहले हो जाते हैं सुदामा पांडे, दूसरे हो जाते हैं डॉक्टर जगदीश गुप्त, तीसरे हो जाते हैं गिरजा कुमार माथुर और चौथे हो जाते हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी। ये हो जाते हैं नई कविता युग के चार कवि। 56 नंबर का क्वेश्चन आता है कि नई कविता के दो प्रमुख कवियों तथा उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो दो कवि हो जाते हैं, पहले हो जाते हैं गिरजा कुमार माथुर, इनकी रचना है धूप के धान। और दूसरे हो जाते हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी, इन्होंने लिखा है गीत फरोश। नेक्स्ट हमारा आ जाता है रीतबद्ध रीतमुक्त के दो दो कवियों के नाम लिखें। मतलब रीतबद्ध के दो कवि के नाम लिखना है और रीतमुक्त के दो कवि के नाम लिखना है। तो हमारा जो रीतबद्ध है इसके दो कवि हो जाते हैं, पहले हो जाते हैं चिंतामणि और दूसरे हो जाते हैं केशवदास। और जो रीतमुक्त काव्यधारा थी उसके दो कवि हो जाते हैं, पहले हो जाते हैं द्विजीदेव और दूसरे हो जाते हैं घनानंद जी। नेक्स्ट हमारा 58 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित रचनाओं के रचनाकारों के नाम लिखिए। पहली रचना है रसिक प्रिय। रसिक प्रिय लिखा है केशवदास जी ने। दूसरा आ जाता है छत्रसाल दशक। छत्रसाल दशक को लिखा है भूषण जी ने। मधुकलश मधुकलश को लिखा है हरिवंश राय बच्चन जी ने। और साकेत साकेत को लिखा है मैथिली शरण गुप्त जी ने। नेक्स्ट हमारा 59 नंबर का क्वेश्चन आता है कि पृथ्वीराज रासो, प्रिय प्रवास, पल्लव एवं कामायनी में से दो के रचनाकारों के नाम लिखना है। आपको यहाँ पर दो को पूछा है, मैंने यहाँ पर चारों को लिख दिया है। तो हमारे हो जाते हैं पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्रवरदाई, प्रिय प्रवास को लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओज जी ने, पल्लव को लिखा है सुमित्रानंद पंत जी ने और कामायनी को लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने। नेक्स्ट हमारा 60 नंबर का क्वेश्चन आता है कि कविता कौमुदी किसके द्वारा संपादित की गई है। तो कविता कौमुदी के राइटर हो जाते हैं रामनरेश त्रिपाठी जी। कविता कौमुदी को किसने लिखा है, रामनरेश त्रिपाठी जी ने। नेक्स्ट आ जाता है हिम तरंगड़ी, भस्मांकुर, यामा, निशा निमंत्रण, ये काव्य कृतियों में से दो के नाम लिखना है आपको यहाँ पर। हिम तरंगड़ी को लिखा है माखनलाल चतुर्वेदी जी ने, भस्मांकुर को लिखा है नागार्जुन जी ने, यामा को लिखा है महादेवी वर्मा जी ने और निशा निमंत्रण को लिखा है हरिवंश राय बच्चन जी ने। नेक्स्ट हमारा 62 नंबर का क्वेश्चन आता है कि जयशंकर प्रसाद व महादेवी वर्मा किस युग के कवि हैं। तो जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा ये छायावाद युग के कवि हैं। ये मैं आप लोगों को पहले भी कई बार बता चुका हूँ। और रीत मुक्त काव्यधारा के किन्हीं दो कवियों के नाम लिखना है। 63 नंबर का क्वेश्चन है कि रीत मुक्त काव्यधारा के किन्हीं दो कवियों का नाम लिखना है। तो हो जाते हैं द्विजीदेव और घनानंद। भक्ति काल के किसी एक कवि का नाम लिखना है। तो भक्ति काल के एक कवि हो जाते हैं तुलसीदास। 65 नंबर का क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित कवि रचनाओं में से किन्हीं के रचनाकारों के नाम लिखना है। तो यहाँ पर रचनाकार हो जाते हैं साकेत को लिखा है मैथिली शरण गुप्त जी ने, गीतावली को लिखा है तुलसीदास जी ने, लोकायतन को लिखा है सुमित्रानंद पंत जी ने और युगधारा को लिखा है नागार्जुन ने। नेक्स्ट हमारा 66 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि भक्ति काल के दो प्रमुख कवि तथा उनकी एक एक रचना का नाम लिखना है। तो पहले कवि हो जाते हैं कबीरदास। कबीरदास जी ने लिखा है बीजक और दूसरे हो जाते हैं तुलसीदास। तुलसीदास की रचना है कवितावली। हमारा 67 नंबर का क्वेश्चन आता है कि भक्ति काल के दो प्रमुख धाराओं के नाम लिखना है तथा उनके एक एक प्रतिनिधि कवि का नाम लिखना है। तो भक्ति काल की पहली धारा हो जाती है निर्गुण भक्ति धारा और दूसरी हो जाती है सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि हैं कबीरदास और सगुण भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि हैं सूरदास। हमारा 68 नंबर का क्वेश्चन आता है कि माखनलाल चतुर्वेदी किसी एक रचना का नाम लिखना है। मतलब माखनलाल चतुर्वेदी की किसी एक रचना का नाम लिखना है। तो पहली हमारी रचना हो जाती है हिम तरंगड़ी। हिम तरंगड़ी को लिखा है माखनलाल चतुर्वेदी जी ने।
यहाँ पर हमारा 69 नंबर का क्वेश्चन आता है कि रीत मुक्त धारा के दो कवियों के नाम लिखना है। रीत मुक्त धारा के दो कवि हो जाते हैं तुजिदेव और आलम। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। फिर आता है निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक के रचनाकार का नाम लिखना है। तो कविप्रिय को लिखा है केशवदास जी ने, पंचवटी को लिखा है मैथिली शरण गुप्त जी ने, उत्तरायण को लिखा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने, और रेणुका हो जाता है रामधारी सिंह दिनकर। जिसमें से उत्तरायण रचना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पेपर में आई है। इसको लिखा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने। 71 नंबर का क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित कविता में से किसी एक के कवि का नाम लिखना है। तो मतलब नई कविता के किसी एक कवि का नाम लिखना है। यहाँ पर नई कविता के किसी एक कवि का नाम पूछा गया है, तो हमारे हो जाते हैं गिरजा कुमार माथुर। गिरजा कुमार का माथुर हमारे नई कविता युग के कवि हैं। नेक्स्ट आता है द्विवेदी युग के किन्हीं दो प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो पहला हमारा हो जाता है जागरण सुधार की भावना, और दूसरा हो जाता है नैतिकता एवं आदर्शवाद। ये हो जाती हैं द्विवेदी युग की दो विशेषताएं। नेक्स्ट हमारा आता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध किस युग के कवि हैं तथा उनकी एक रचना का नाम लिखिए। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय द्विवेदी युग के कवि हैं और इनकी एक रचना है प्रिय प्रवास। किस युग के कवि हैं? द्विवेदी युग के कवि हैं और इनकी एक रचना है प्रिय प्रवास। नेक्स्ट हमारा 74 नंबर का क्वेश्चन आता है कि कर्णफूल और रसवंती के रचयिताओं के नाम लिखिए। तो कर्णफूल को लिखा है नरेंद्र शर्मा जी ने, और रसवंती को लिखा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। तो ये दो रचनाएं हो जाती हैं और उनके कवियों के नाम। हमारा 75 नंबर का क्वेश्चन है प्रयोगवादी धारा के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। तो हमारे पहले कवि हो जाते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन गे जी, और दूसरे हो जाते हैं गिरजा कुमार माथुर जी। नेक्स्ट हमारा 76 नंबर का क्वेश्चन आता है कि केशवदास किस काल के कवि हैं और उनकी एक रचना का नाम लिखिए। तो केशवदास जो जी हैं वो हैं रीत काल के कवि। किस काल के हैं? रीत काल के। और इनकी एक रचना हो जाती है कविप्रिया। कविप्रिया को किसने लिखा है? केशवदास जी ने। नेक्स्ट आता है कि साकेत और उर्वशी के रचयिताओं के नाम लिखिए। तो साकेत को लिखा है मैथिली शरण गुप्त जी ने, और उर्वशी को लिखा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। नेक्स्ट हमारा 78 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि भारत भारती किसकी रचना है। तो भारत भारती को लिखा है मैथिली शरण गुप्त जी ने। नेक्स्ट आता है मुकुल और युगांत के रचयिताओं के नाम लिखे। तो मुकुल को लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने, और युगांत को लिखा है सुमित्रानंदन पंत जी ने। 81 नंबर का क्वेश्चन आता है कि छायावादी युग की दो प्रमुख विशेषताओं का नाम लिखिए। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो मैंने आप लोगों को पहले बताया रहस्यवादी प्रेम भावना और प्रकृति का मानवीकरण, ये दो छायावाद की दो विशेषताएं हैं। नेक्स्ट हमारा 80 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि महादेवी वर्मा किसी एक काव्य कृति का नाम लिखे। मतलब महादेवी वर्मा की किसी एक काव्य का नाम लिखना है, तो हमारा हो जाता है सांध्य गीत को किसने लिखा है? महादेवी वर्मा जी ने। 82 नंबर का क्वेश्चन आता है कि प्रयोगवादी काव्यधारा के दो कवि तथा उनकी एक एक रचना का नाम लिखना है। प्रयोगवादी काव्यधारा जो है उसके दो कवियों का नाम लिखना है तथा उनकी एक एक रचना का नाम लिखना है। तो अज्ञेय हो जाते हैं, अज्ञेय की रचना है बावरा अहेरी। दूसरे हो जाते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। इसको लिखा इन्होंने लिखा है धूप के धान। धूप के धान किसने लिखा है? गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने। 83 नंबर का क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक रचना के कवि का नाम लिखिए। तीन रचनाएं दी गई हैं, इनमें से एक कवि का नाम लिखना है। आप कोई भी लिख सकते हैं। श्रृंगार मंजरी को लिखा है चिंतामणि ने, प्रिय प्रवास को लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने, और रसवंती को लिखा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि हारे का हरिनाम और लोकायतन के रचयिताओं के नाम लिखना है। तो हारे का हरिनाम लिखा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने, और लोकायतन तो आप लोगों को पता होगा कि सुमित्रानंद पंत जी ने लिखा है लोकायतन। नेक्स्ट हमारा 85 नंबर का क्वेश्चन आता है कि रीतबद्ध शाखा के किसी एक कवि का नाम तथा उनकी एक रचना का नाम लिखना है। तो रीतबद्ध शाखा के एक कवि हो जाते हैं केशवदास, और इनकी एक रचना है रसिक प्रिया। रसिक प्रिया और कवि प्रिया ये दो रचनाएं हैं केशवदास जी इनकी। नेक्स्ट 86 नंबर का क्वेश्चन आता है कि प्रगतिवादी युग के किसी एक कवि तथा उनकी एक रचना का नाम लिखिए। तो हमारे यहाँ पर प्रगतिवादी युग के एक कवि हो जाते हैं लोकायतन, इनकी रचना हो जाती है, और कवि हो जाते हैं सुमित्रानंदन पंत जी। नेक्स्ट हमारा 87 नंबर का क्वेश्चन आता है कि मैथिली शरण गुप्त जी किस युग के कवि हैं तथा उनकी एक रचना का नाम लिखिए। तो मैथिली शरण गुप्त की एक कवि हैं द्विवेदी युग के, और साकेत इनकी रचना है, इसको लिखा है मैथिली शरण गुप्त जी ने। नेक्स्ट हमारा 88 नंबर का क्वेश्चन आता है कि गीत फरोश किस कवि की रचना है? गीत फरोश को किसने लिखा है? तो गीत फरोश को लिखा है भवानी प्रसाद मिश्र जी ने। नेक्स्ट हमारा 89 नंबर का क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक रचना का नाम लिखना है। जगत विनोद को लिखा है पद्माकर जी ने, रसिक प्रिया को लिखा है केशवदास जी ने, शिवा बाहुली को लिखा है शिवराज भूषण जी ने। नेक्स्ट हमारा 90 नंबर का क्वेश्चन आता है कि प्रिय प्रवास और मधुशाला के रचयिताओं के नाम लिखिए। तो प्रिय प्रवास को लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने, और मधुशाला को लिखा है हरिवंश राय बच्चन जी ने। नेक्स्ट हमारा 91 नंबर का क्वेश्चन आता है कि परशुराम की प्रतीक्षा और हुंकार के रचयिताओं के नाम लिखें। तो परशुराम की प्रतीक्षा और हुंकार ये दोनों रचनाएं लिखी हैं रामधारी सिंह दिनकर जी ने। 92 नंबर का क्वेश्चन आता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के दो प्रसिद्ध काव्य संग्रहों के नाम लिखे। सुभद्रा कुमारी चौहान जी के दो प्रसिद्ध काव्य लिखने हैं, तो ये मुकुल और त्रिधारा ये दो रचनाएं जो हैं वो सुभद्रा कुमारी चौहान जी के प्रमुख काव्य हैं।
नेक्स्ट 93 नंबर का क्वेश्चन है भारत भारती और पथिक के रचयिताओं के नाम लिखिए। तो भारत भारती को लिखा है मैथिली शरण गुप्त जी ने और पथिक को लिखा है रामनरेश त्रिपाठी जी ने। नेक्स्ट हमारा 94 नंबर का क्वेश्चन आता है कि प्रयोगवादी काव्यधारा के दो प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो पहला हो जाता है दमित वासनाओं की अभिव्यक्ति और दूसरा हो जाता है अलंकार एवं छंद का विधान। ये हो जाती है प्रयोगवादी काव्यधारा की दो प्रमुख विशेषताएं। 95 नंबर का क्वेश्चन आता है कि छायावाद युग के किन्हीं दो कवियों के नाम लिखिए तथा उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो जयशंकर प्रसाद इन्होंने लिखा है कामायनी, महादेवी वर्मा ने लिखा है सांध्य गीत। ये हो जाते हैं दो छायावादी कवि। सारे क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं तो आपको यहाँ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। प्रगतिवादी युग की दो प्रमुख प्रवृत्तियाँ लिखनी है, ये कई बार आ चुका है। तो शोषकों वर्ग के प्रति घृणा और दूसरा होता है धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था। 97 नंबर का क्वेश्चन आता है कि आंगन के पार द्वार के रचनाकार कौन है। तो आंगन के पार द्वार जो है उसको लिखा है अज्ञेय जी ने, सच्चिदानंद हीरानंद वासायन अज्ञेय जी ने। नेक्स्ट 98 नंबर का क्वेश्चन आता है कि नीरजा और आकाशगंगा के रचयिता कौन है। तो नीरजा को लिखा है महादेवी वर्मा जी ने और आकाशगंगा को लिखा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने। एक यहाँ पर रचना और आती है आकाशदीप। आकाशदीप को लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने और आकाशगंगा को लिखा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने। तो ये दो रचनाओं याद रखना। ये दो रचनाएं काफ़ी कन्फ्यूजन है कि आकाशदीप और आकाशगंगा ये दोनों में डिफरेंट है। आकाशदीप को लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने और आकाशगंगा को लिखा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने। नेक्स्ट हमारा 99 नंबर का क्वेश्चन आता है त्रिलोचन के दो प्रसिद्ध कवियों काव्यों के नाम लिखना है। तो त्रिलोचन के पहला काव्य हो जाता है धरती और दूसरा हो जाता है गुलाब और बुलबुल। गुलाब और बुलबुल और धरती ये हो जाते हैं त्रिलोचन के दो महाकाव्य या फिर दो काव्य। प्रश्न 100 नंबर का क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित रचनाओं में से रचनाकार के नाम लिखना है। तो पथिक पथिक के हो जाते हैं रामनरेश त्रिपाठी। उर्वशी को लिखा है रामधारी सिंह दिनकर। कामायनी को लिखा है जयशंकर प्रसाद और युगधारा को लिखा है नागार्जुन जी ने। 101 नंबर का क्वेश्चन आता है कि रसिक प्रिया और दीपशिखा के रचयिताओं के नाम लिखे। तो रसिक प्रिया को लिखा है केशवदास जी ने, दीपशिखा को लिखा है महादेवी वर्मा जी ने। नेक्स्ट आता है उत्तरायण कृति के लेखक का नाम लिखिए। उत्तरायण मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि इसको डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने लिखा है उत्तरायण को। 103 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक लेखक का नाम लिखना है। वैराग्य संदीपनी को लिखा है तुलसीदास जी ने, प्रेम वाटिका को लिखा है रसखान ने, ग्राम्य गीत को लिखा है सुमित्रानंद पंत जी ने और मुकुल को लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। ये मुकुल जो है ये काव्य है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का काव्य है। मुकुल और त्रिधारा ये दो काव्य हैं सुमित्रा कुमारी चौहान जी के। नेक्स्ट 104 नंबर का क्वेश्चन आता है किसी एक प्रगतिवादी कवि का नाम लिखे। तो सुमित्रानंदन पंत और रामधारी सिंह दिनकर ये हो जाते हैं प्रगतिवादी कवि। छायावाद युग के किसी एक कवि का नाम लिखना है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, आप कोई भी एक कवि का नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर 106 नंबर का क्वेश्चन आता है कि घनानंद किस युग के कवि थे तथा उनकी एक रचना का नाम लिखिए। तो घनानंद जो हमारे हैं वो रीत काल के कवि हो जाते हैं और इनकी एक रचना है सुजान हित प्रबंध। यहाँ पर इसको लिखा है घनानंद जी ने। नेक्स्ट हमारा 107 नंबर का क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक रचनाकार के नाम लिखना है। चिदम्बरा को लिखा है सुमित्रानंद पंत जी ने, प्लासवन को लिखा है नरेंद्र शर्मा जी ने, हिम तरंगड़ी को लिखा है माखनलाल चतुर्वेदी जी ने और झरना को लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने। हालांकि यहाँ पर आपको स्क्रीन पर थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पर पीडीएफ अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हुई है, पीडीएफ अच्छे से आई नहीं है। हमारा यहाँ पर 108 नंबर का क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से एक काव्य संग्रह के कवि का नाम लिखिए। एक पतंग आनंद में यहाँ इसको लिखा है अशोक वाजपेयी जी ने, पंचवटी को लिखा है मैथिली शरण गुप्त जी ने, समर्पण को लिखा है राम अवतार त्यागी जी ने और यहाँ पर अनामिका को लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। हमारा नेक्स्ट आता है 109 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित रचनाओं में से किन्हीं दो के रचनाकारों के नाम लिखिए। प्लासवन लिखा है नरेंद्र शर्मा ने, पल्लव को सुमित्रानंदन पंत जी ने, पंचवटी को मैथिली शरण गुप्त जी ने और परशुराम की प्रतीक्षा को दिनकर जी ने। नेक्स्ट 110 नंबर का क्वेश्चन आता है कि घनानंद किस युग के कवि थे तथा उनकी एक रचना का नाम लिखिए। तो घनानंद जो है वो रीत काल के कवि हैं और इनकी एक रचना है सुजान हित प्रबंध। इसको लिखा है घनानंद जी ने। 111 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक के रचनाकार का नाम लिखिए। पिघलते पत्थर इसको लिखा है रंगे राघव जी ने, पद्माभरण इसको लिखा है पद्माकर ने, प्रिय प्रवास को लिखा है अध्यक्ष उपाध्याय हरिओ जी ने और द्वापर को लिखा है मैथिली शरण गुप्त जी ने। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर 3 क्वेश्चन के और बचे हुए हैं। गीतावली के कवि का नाम लिखिए। गीतावली के कवि हो जाते हैं हमारे यहाँ पर तुलसीदास। गीतावली को किसने लिखा है? तुलसीदास जी ने। नेक्स्ट 113 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि हिंदी निम्नलिखित रचनाओं में से किन्हीं दो रचनाकारों के नाम लिखिए। हिमकृतनी इसको लिखा माखनलाल चतुर्वेदी जी ने, चिदम्बरा को लिखा सुमित्रानंदन पंत जी ने, पथिक को लिखा है रामनरेश त्रिपाठी जी ने और यशोधरा को लिखा है मैथिली शरण गुप्त जी ने।
लास्ट हमारा 114 नंबर का क्वेश्चन आता है कि तीसरा सार सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन वर्ष किस वर्ष में हुआ। मतलब तीसरा जो सार सप्तक था उसका प्रकाशन कब हुआ। तो ये हमारा प्रकाशित हुआ था 1959 ईस्वी में। ये यहाँ पर हमने 114 क्वेश्चन पूरे कवर कर लिए हैं। अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आप वहाँ से जाकर इसकी पूरी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और इसे अच्छे से रीड कर सकते हैं। चलिए हम लोग मिलेंगे नए वीडियो में। नए वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा 11 के बुक में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको, हिंदी पद्य साहित्य से रिलेटेड जो कक्षा 11 के क्वेश्चन हैं उनको कवर करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे जीवन परिचय अपना। चलिए हम लोग मिलते हैं नए लेक्चर में।